नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमनी क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पद्मावत की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और ये चित्तौड़ की रानी यानी राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती और ये सिंहलदूप की रानी पद्मावती और ये मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने खुद ये पद्मावती की कहानी लिखी है और ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब आप जो है सभी चरित्रों से परिचित हैं। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य है। इसकी शुरुआत में सिंहलदूप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री पद्मावती के जन्म से उसके युवा होने तक की अवस्था का वर्णन किया गया है तथा खुदा के सौंदर्य को पद्मावती के प्रतीक से बखूबी चित्रित किया गया है। इसमें पद्मावती के घनिष्ठ मित्र के रूप में एक शुक यानी तोता हीरामन को दिखाया गया है, जिससे पद्मावती अपने मन की हर बात कहती है तथा हीरामन उसे सही सलाह देता है। पद्मावती युवा होने के बाद विवाह के लिए इच्छुक है, जिसके लिए हीरामन कहता है कि यह अभी सही समय नहीं है, सही समय का इंतजार करो। गंधर्वसेन को लगता है कि हीरामन उसकी बेटी को बिगाड़ रहा है और वह हीरामन को मरवाने का आदेश दे देता है। हीरामन पद्मावती के मना करने के बाद भी वहां से भाग जाता है तथा एक बहेलिये के द्वारा पकड़ लिया जाता है। बहेलिया उसे एक गरीब ब्राह्मण को चंद रुपयों तो जो बहेलिया है उस तोते को एक गरीब ब्राह्मण को बेच देता है और वह गरीब ब्राह्मण उसे चंद रुपयों में खरीदकर चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन को बेच देता है। पद्मावत में रत्नसेन की रूपवती पत्नी नागमती जब शुक हीरामन से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना चाहती है तो वह उसे पद्मावती की अनिंद्य सुंदरता के बारे में बताता है। नागमती क्रोध से तथा अपने पति रत्नसेन के छिन जाने के डर से हीरामन को मरवाने का आदेश दे देती है। पर रत्नसेन की जो धाय होती है यानी जो दासी होती है वो रत्नसेन के डर से हीरामन को मारने की बजाय उसे छिपा देती है। जब रत्नसेन हीरामन को खोजता है तो उसकी दासी उस तोते को रत्नसेन को सौंप देती है। हीरामन पद्मावती का नक्श श्रृंगार वर्णन करता है रत्नसेन के सामने, जिसे सुनकर रत्नसेन मूर्छावस्था यानी बेहोश हो जाता है। जब उसके वैद्य उसे होश में लाने में सफल हो जाते हैं, मतलब कई दिनों तक तो वो होश में ही नहीं आता। जब होश में आता है तो वह उनसे कहता है कि मैं तो अमरपुर में था, आप लोगों ने मुझे मरणपुर में वापस बुला लिया है। उसके बाद वह जोगी का वेश धारण करके हीरामन और अपने राज्य के 1600 अन्य युवकों के साथ सिंहलदूप चला जाता है। हीरामन पद्मावती से मिलता है और उसे रत्नसेन के विषय में बताता है। पद्मावती उसकी बातें सुन अपनी सहेलियों के साथ वसंत पंचमी के दिन मंदिर जाती है, जहां रत्नसेन पद्मावती को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है, जिस पर जो पद्मावती है नाराज हो जाती है और उसके दिल पर मतलब हृदय पर चंदन से लिख जाती है कि तुम्हें भिक्षा मांगनी भी नहीं आती। जब वो होश में आता है और पद्मावती को अपने सामने नहीं पाता तो पश्चाताप के कारण आत्मदेह की चेष्टा करता है, यानी कि सोचता है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तो मरने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्या होता है कि जो शंकर पार्वती हैं, भगवान शंकर और पार्वती जी उसके सामने उपस्थित होती हैं, उनके सामने उपस्थित होते हैं और उसे पद्मावती को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं और उसे एक सिद्धि गुटका देते हैं। लेकिन जो रत्नसेन है उसके अंदर धैर्य नहीं होता, तो अपना धैर्य धारण ना कर सीधे पद्मावती के दुर्ग पर यानी उसके महल पर चढ़ाई करता है। तो यह देखकर गंधर्वसेन उसे बंदी बना लेते हैं और उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। उस समय फिर दोबारा से भगवान शिव प्रकट होते हैं और गंधर्वसेन को रत्नसेन की वास्तविकता बताते हैं, जिसके बाद रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद षट ऋतु वर्णन के द्वारा संयोग श्रृंगार की प्रस्तुति की गई है। मतलब इसमें क्या है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने इसमें षट ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन इसमें जो संयोग श्रृंगार है ना उसकी बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुति की गई है। इसी संयोग श्रृंगार में उन्होंने नागमती के विरह का वर्णन भी बहुत अच्छी तरीके से किया है जायसी ने। मतलब एकदम से अद्वितीय विरह का वर्णन है, जैसा आज तक कोई भी हिंदी साहित्य में नहीं कर पाया है। तो जो नागमती का विरह है, जो नागमती हैं वो अपना संदेशा जो है अपने विरह का संदेश एक पक्षी के द्वारा सिंहलदूप में भेजती हैं। तो वो पक्षी सिंहलदूप में आकर रत्नसेन को देता है, जिसके बाद वह पद्मावती के साथ पुनः चित्तौड़ वापस लौट आता है। यहाँ पद्मावती और नागमती के मध्य फिर कलह उत्पन्न हो जाता है, जिसे रत्नसेन शांत करता है। फिर 1 वर्ष के बाद दोनों को कमलसेन और नागसेन नामक पुत्र होते हैं। पद्मावती जब वापस सिंहलदूप से चित्तौड़ आ रही थी रत्नसेन के साथ, तो वो अपने साथ एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति भी लेकर आई थी। वह व्यक्ति जो था वो बहुत ही अत्यंत दुष्ट व चालाक व्यक्ति था, जिसके एक झूठ के बारे में रत्नसेन को पता चलता है तो वह उसे अपने राज्य से निकाल देता है। राघव चेतन रत्नसेन से बदला लेने के लिए फिर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और उसे पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, मतलब उसे पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अलाउद्दीन भी बेहोश हो जाता है और कई दिन तक वो भी होश में नहीं आता। तो वो पद्मावती को पाने के लिए फिर रत्नसेन से 12 साल तक युद्ध करता है, लेकिन हार जीत संभव ही नहीं हो पाती। दोनों के मध्य फिर बाद में संधि होती है। तो रत्नसेन जो है वो संधि के बाद अलाउद्दीन को भोजन पर बुलाता है अपने महल में
उसी दौरान वह यानी अलाउद्दीन जो है पद्मावती के प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर बेहोश हो जाता है। यानी कि वो पानी पी रहा होता है एक चांदी के लोटे में, तो वो देखता है कि छत से पद्मावती का चेहरा उस चांदी के लोटे में जिसमें वो पानी रखा होता है, जिसे वो पीने वाला था, उसमें दिखता है। तो वो इतनी सुंदर होती है कि उसको देखते ही वो बेहोश हो जाता है। जब रत्नसेन उसे छोड़ने के लिए अपने दुर्ग से बाहर आता है तो अलाउद्दीन क्या करता है कि उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए दूती को उसके पास भेजता है, पर पद्मावती उसे वापस भेज देती है। इसी समय देवपाल नामक राजा भी पद्मावती को प्रभावित करने के लिए दूती भेजता है, पर पद्मावती उसकी दूती को दंडित करके भेज देती है। पद्मावती रत्नसेन को बचाने के लिए कई सामंतों से फिर आग्रह करती है। अंततः गोरा बादल तैयार होते हैं और वर्षा के बाद वे 1600 पालकियां जिनमें योद्धा बैठे रहते हैं तथा एक राजपालकी जिसमें एक लोहार भी बैठता है को दिल्ली ले जाते हैं और अलाउद्दीन से कहते हैं कि पद्मावती आ गई है, लेकिन वह आपकी होने से पहले रत्नसेन से मिलना चाहती है तथा उसे दुर्ग की चाबियां सौंपना चाहती है। तो अलाउद्दीन इसके लिए जो है तैयार हो जाता है और गोरा बादल रत्नसेन को बचाने में सफल हो जाते हैं। रत्नसेन चित्तौड़ पहुंचता है जहां पद्मावती देवपाल का प्रसंग रत्नसेन को बताती है, जिससे क्रोध में आकर रत्नसेन देवपाल से युद्ध करता है। युद्ध में रत्नसेन की विजय होती है, लेकिन अत्यधिक चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर अलाउद्दीन रत्नसेन को पकड़ने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही नागमती और पद्मावती रत्नसेन की लाश के साथ सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन के हाथ पद्मावती की राख लगती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।